हेलो गाइस, वेलकम टू टेक विद अमन। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीडीएन क्या होता है एंड व्हाई डू वी नीड द सीडीएन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सीडीएन एंड टाइप्स ऑफ सीडीएन। ये वीडियो सिस्टम डिज़ाइन ट्यूटोरियल सीरीज का एक पार्ट है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन। मैं सिस्टम डिज़ाइन रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बनाते रहता हूँ। अगर आपको उस टाइप का कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। एंड आपका कोई फ्रेंड अगर सिस्टम डिज़ाइन की तैयारी कर रहा है तो ये प्लेलिस्ट आप प्लीज़ उसके साथ शेयर करें, काफ़ी हेल्प मिलेगी उनको। सो व्हाट इज सीडीएन? सीडीएन स्टैंड्स फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देर आर ग्रुप ऑफ सर्वर्स जो कि कंटेंट डिलीवर करने में आपका हेल्प करते हैं। ठीक है, एक जो मेन सर्वर होता है वहां की बजाय सभी इसमें हेल्प कर रहे होते हैं कंटेंट डिलीवरी करने में, जो एंड यूजर है उसके पास। ठीक है, एंड यहाँ पे जनरली HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो स्टैटिक फाइल्स होती हैं वो डिलीवर करने में, जैसे वीडियो होगी, ऑडियो हो गई, इस टाइप की फाइलें जो चेंज नहीं होती, म्यूटेट नहीं होती या डायनेमिक रिस्पॉन्स नहीं होता, वो हम फाइल्स सीडीएन के थ्रू भेजते हैं बेसिकली। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरा एक सर्वर है जो कि इंडिया में है। ठीक है, एंड अभी भूल जाते हैं सीडीएन कुछ होता है। ठीक है, तो एक बंदा है जो कि भाई दिल्ली में बैठा हुआ है और मेरा सर्वर लगा लो मानेसर के अंदर है। ठीक है, सो उस बंदे ने साइट ओपन की, उसकी एकदम खुल जाएगी एंड लगा लो 10-20 मिली सेकेंड लगे उसके डेटा आने में। ठीक है, अभी कोई बंदा, दूसरा बंदा बैठा है यूएस के अंदर, उसको 100-150 मिली सेकेंड तो लग जाएंगे बेसिकली उसका कंटेंट उसके पास जाने में। यहाँ से जो अपना डेटा सेंटर है वहाँ से यूएस जाने में 150-200 मिली सेकेंड लग जाएंगे। ठीक है, यानी उसका लोड टाइम बढ़ गया, उसको 200 मिली सेकेंड में हुई, अपनी 20 मिली सेकेंड में हो गई। तो इसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी स्टैटिक फाइल्स है ना उनको हम पहले ही, जैसे हम ये एज सर्वर्स होते हैं, इन एज सर्वर्स को हम अलग अलग लोकेशंस पे लगा देते हैं। सो इनको भी हम, मतलब ज़रूरी नहीं हम अपने खुद के एज सर्वर्स लगाएं। सो ये जैसे क्लाउडफ्लेयर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल, जो भी मतलब बड़े बड़े डेटा सेंटर वाले जो कंपनीज़ हैं वो सब प्रोवाइड करती हैं सीडीएन। सो आप किसी का भी चूज़ कर सकते हैं, तो उनके सर्वर्स हर जगह होते हैं। अब मान लो हमने सीडीएन इंप्लीमेंट कर दिया, तो जो बंदा यूएस में बैठा हुआ है वो हमारी साइट ओपन करेगा, तो उसको जो कंटेंट है, स्टैटिक फाइल्स हैं, मान लो वो वीडियो देख रहा है हमारी साइट पे कोई, तो वो वीडियो वहीं से सर्व कर दी जाएगी, कोई लेटेंसी नहीं आएगी। ना कि इधर से ये ओरिजिनल सर्वर है वहाँ से डेटा लेके जाएगा फिर उसको दिखाएगा। तो वो ओवरहेड कम हो जाता है एंड लेटेंसीज बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। ठीक है, एंड सर्वर पे लोड काफ़ी कम हो जाता है। ये सब चीज़ें हम देखेंगे अभी। तो ये बेसिकली सीडीएन है। सो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ये पूरा नेटवर्क है। इसको आप यूज़ करके काफ़ी लेटेंसीज कम कर सकते हैं, काफ़ी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं आप अपनी जो स्टैटिक फाइल्स वाली चीज़ें हैं उनको। ओके, सो अब बात आती है कि भाई हमें सीडीएन क्यों चाहिए, मतलब मेरी अच्छी भली ज़िंदगी चल रही है, मेरे को सीडीएन क्यों चाहिए। तो ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। सो प्रॉब्लम्स विदाउट सीडीएन, डिले इन रिस्पॉन्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि भाई डिले बहुत ज़्यादा हो जाती है रिस्पॉन्स में। जो बंदा दूर है, मान लो कि अभी कोई यूएस में सर्वर है एंड हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं इंडिया में, तो उसमें लेटेंसी काफ़ी आती है, मतलब वो फिजिबल नहीं होगा। अगर लगा लो कि यूट्यूब में अगर ये सीडीएन ना हो तो आप बैठ के बफर ही करते रह जाओगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आने में, क्योंकि वही है 200-300 मिली सेकेंड का लग जाएगा। जो रिस्पॉन्स है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है अगर हम सीडीएन यूज़ नहीं करते, तो उसको ये काफ़ी कम कर देता है सीडीएन। दूसरा बेसिकली हाई लोड ऑन सर्वर। सो हमारा जो मेन एक सर्वर है, मान लो सभी उस पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर सोचो कितना लोड आएगा। हम उसको स्केल कर सकते हैं, मल्टीपल इंस्टेंसेस उसके लगा सकते हैं, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा लोड आएगा उसके ऊपर। ठीक है, तो उसको सीडीएन के थ्रू हम कम कर सकते हैं। हाई अवेलेबिलिटी विद सीडीएन। सो हमारी अवेलेबिलिटी सीडीएन काफ़ी बढ़ा देता है। मान लो मेरा सर्वर था, सीडीएन मैंने लगा रखा है, फाइलें डिस्ट्रीब्यूट हो रखी हैं सीडीएन के ऊपर। ठीक है, अब मान लो कोई यूज़र मेरी साइट एक्सेस करना चाहता है। साइट एक्सेस करने के लिए वो हिट करेगा एज सर्वर पे, वहाँ से उसको डिलीवर कर दिया कंटेंट। ठीक है, अब मेरा ओरिजिनल सर्वर मान लो डाउन हो गया तो अब क्या है, वो हिट करेगा तब भी उसको कंटेंट मिल जाएगा, क्योंकि वो कैश हो रखा है सीडीएन के ऊपर। ठीक है, एंड वहीं से सर्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई। मेरा ओरिजिनल सर्वर अगर डाउन भी हो जाता है, मान लो एक रीजन भी डाउन हो जाता है, इंडिया वाला रीजन मान लो डाउन हो गया, तब भी वो बंदा, जो बाहर के बंदे हैं, वो यूज़ कर सकते हैं वाया सीडीएन, क्योंकि मेरे कंटेंट कैश हो रखा है वहाँ पे। वहाँ से उनको एक कॉपी मिल जाएगी एंड वो यूज़ कर पाएंगे। बैंडविड्थ। सो नेक्स्ट इज कि कितनी ज़्यादा बैंडविड्थ बचेगी सीडीएन के थ्रू। मान लो कि भाई पूरी दुनिया से बंदे एक्सेस कर रहे हैं। अब मैं सीडीएन के पास एक बार कंटेंट देता हूँ, ठीक है, मान लो मेरा लगा लो 100 MB का कंटेंट है, बहुत ज़्यादा होता है बट 100 MB का मान लो कंटेंट है, मैंने दे दिया एक बार सीडीएन को। ठीक है, उससे अब मिलियंस रिक्वेस्ट आई, उस सीडीएन ने मिलियंस रिक्वेस्ट मतलब सर्व की उस कंटेंट के लिए। तो सोचो कितना ज़्यादा डेटा हो जाएगा, टेराबाइट्स में डेटा हो जाता है। उस डेटा को अगर मेरा ओरिजिनल सर्वर से जा रहा होता, सोचो कितना लोड आता।
तो ये लोड्स को बहुत ज़्यादा कम कर देता है मेरे जो ओरिजिनल सर्वर है उससे। नेक्स्ट देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या हैं सीडीएन की। मिनिमम डिले इन रिस्पॉन्स, ये हमने डिस्कस किया था, बहुत कम टाइम लगता है, उसको बिल्कुल पास से ही रिस्पॉन्स मिल जाता है। जब भी रिक्वेस्ट करेगा बंदा, उसके पास वाला जो सीडीएन है वो उसको रिस्पॉन्स दे देगा, डिले मिनिमम हो जाती है। मिनिमम लोड ऑन सर्वर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, बेसिकली उनके ही एंटी पॉइंट्स हैं, एक तरह से कर सकते हैं हम। सो लोड कम हो जाएगा सर्वर पे, क्योंकि रिक्वेस्ट ओरिजिनल सर्वर से नहीं जा रही, सीडीएन से सर्व हो रही है सारी। हाई अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि रिक्वेस्ट हम सर्व ही सीडीएन से कर रहे हैं, हम ओरिजिनल सर्वर के पास जा ही नहीं रहे। लो बैंडविड्थ कंजम्पशन, सो ये भी बेसिकली की कंजम्पशन होगी नहीं बैंडविड्थ की, क्योंकि जो सारा डेटा है वो एज सर्वर्स दे रहे हैं। वो जो बीच वाली जो हमारी ये लाइंस हैं, जैसे ये लाइंस पे कोई लोड ही नहीं आएगा। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ CDN। सो इट कुड बी कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं, बट इट कैन अकर मोर कॉस्ट। इंफ्रा कॉस्ट आपकी बढ़ा सकता है अगर आप CDN यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप एक नई सर्विस यूज़ कर रहे हैं एंड उसके साथ आपको मतलब पे करना पड़ेगा जितना आप यूज़ करेंगे, तो आपकी कॉस्ट बढ़ सकती है। सेकंड इज स्टेलनेस। सो आपका मान लो डेटा अपडेट हो गया, बट CDN पे हो सकता है वो डेटा, पुराना डेटा पड़ा हो। अब मान लो कोई साइट की आपने अपडेट अभी भेज दी है, डिप्लॉय कर दिया, बट वो पुराना डेटा उठा रहा होगा CDN से, ठीक है, जो हमारे सर्वर मतलब CDN पे अभी पड़ा हुआ है, वहाँ पे अगर मान लो अपडेट नहीं हुआ है तो वो पुराना उठा रहा होगा, तो वो स्टेल डेटा देगा उसको। ये भी एक काफ़ी बड़ा इशू है। थर्ड इज़ कि ये सेटअप चाहिए होता है इसके लिए, कि ऐसे नहीं कि आपने बस सोचा हो गया, नहीं, आपको पूरी टीम सेटअप करनी पड़ती है एंड उसके इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। मतलब इतना ज़्यादा टफ भी नहीं होता, बट आपका एक ओवरहेड बढ़ जाता है कि आप मान लो उनके साथ इंटीग्रेट करते हो, उनके पास डेटा पहुंचाते हो, ये सब चीज़ें करते हो, तब जाके आपका CDN चलना स्टार्ट होता है। सो एक कुछ सिस्टम में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता है, कुछ हमें बैंडविड्थ वहाँ पे देनी पड़ती है डेवलपर्स की। सो नेक्स्ट इज बेसिकली टाइप्स ऑफ CDN। सो CDN किस किस टाइप के होते हैं वो देखेंगे अभी। पहला होता है पुश CDN। सो पहला होता है पुश CDN। सो इसके अंदर क्या करते हैं हम, कंटेंट पुश्ड व्हेन चेंज्ड ऑन सोर्स। सो इसमें क्या होता है कि जब भी मेरा ओरिजिनल सर्वर है वहाँ पे कंटेंट कोई चेंज हुआ है, तो मैं उसको पुश कर दूंगा उस CDN के पास, एंड वो CDN अपने सारे नोड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कंटेंट जब भी चेंज होगा मैं CDN के पास भेज दूंगा। इसके बाद इसके अंदर मिनिमम बैंडविड्थ यूज होती है, क्योंकि मैं एक बार ही कंटेंट पुश कर रहा हूँ, जब भी मेरा चेंज होगा मैं उनके पास पुश कर दूंगा, वो प्रोपोगेट हो जाएगा उनके पूरे नेटवर्क के अंदर। अब ऐसे नहीं होता आपको हर CDN के हर नोड पे भेजना पड़ता है। आप जनरली किसी सर्विस प्रोवाइडर को यूज़ कर रहे होते हो, CDN प्रोवाइडर को यूज़ कर रहे होते हो, आप उनके एक सर्वर को दे दो, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है हर जगह। ये कब यूज़ होता है, बेसिकली जब आपकी लेस ट्रैफिक वाली साइट है, चेंजेस मान लो कम हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो कंटेंट है उसके प्रोपोगेशन में ऑल ओवर द इंटरनेट, बेसिकली जितने भी एज सर्वर्स है वहाँ पे जाने में टाइम लगता है, ठीक है। तो मान लो आपके हर 5 मिनट में एक चेंज डिप्लॉय हो रहा है, तो अब पिछला तो हुआ नहीं होगा, उससे पहले अगली रिक्वेस्ट आ गई मतलब CDN पे भेजने के लिए, तो वो एफिशिएंट नहीं रहता। आके मान लो आपके चेंजेस कम हो रहे हैं, मतलब 2-4 दिन में एक बार चेंज हो रहा है, तो आप ये मॉडल तब ठीक होता है, बट जल्दी जल्दी जैसे चेंजेस हो रहे हैं, आपने CI/CD टाइप्स इंप्लीमेंट कर रखा है, तो मतलब थोड़ा टफ हो जाएगा ये यूज़ करना। तो इसके लिए फिर पुल बेस्ड यूज़ करते हैं, पुश बेस्ड यूज़ नहीं करते। सो पुश बेसिकली होता है कि भाई आपका कम ट्रैफिक है साइट पे, तब यूज़ करते हैं, एंड कंटेंट जब बहुत जल्दी चेंज नहीं होता है। सो सेकेंड टाइप का हमारा जो CDN है वो होता है पुल बेस्ड CDN। तो इसके अंदर क्या करता है, कंटेंट पुल्ड ऑन फर्स्ट रिक्वेस्ट व्हेन TTL एक्सपायर, ठीक है। तो अब इसमें भी TTL होता है, DNS वाली वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो वो देखिए, उसके अंदर भी TTL मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इसके अंदर भी TTL होता है, TTL मतलब टाइम टू लिव। सो इस कंटेंट का कैशिंग में ना एक चीज़ गांठ बांध लो कि बेसिकली जब भी कैशिंग कर रहे हैं तो उसके साथ एक टाइम होगा, उसका एक एक्सपायरी टाइम होता है, TTL बोलते हैं उसको, हमेशा होगा ये, ठीक है। रेडिस में कर रहे हो आप, DNS की कैशिंग कर रहे हो, CDN की कैशिंग कर रहे हो, किसी भी चीज़ की कैशिंग कर रहे हो, आपको एक TTL डालना पड़ता है, क्योंकि थोड़े उस टाइम बाद वो कंटेंट एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो पुल बेस्ड CDN में क्या होता है कि कंटेंट एक्सपायर होता है जो उसका TTL एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। मान लो मैंने एक कुछ चेंज डिप्लॉय कर रखा है, अब उसका TTL था 1 मिनट का, ठीक है। अब 1 मिनट का TTL था, जैसे ही 1 मिनट होगा उसके बाद वो कंटेंट एक्सपायर हो गया, उसको यूज नहीं करेगा वो CDN, ठीक है। अब वो रिक्वेस्ट, जैसे क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट की, वो CDN के पास आएगी एंड CDN उसको फिर ओरिजिनल सर्वर के पास भेजेगा, वो रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा एंड फिर वो क्लाइंट को दे देगा, प्लस उसको CDN पे कैश कर लेगा। तो यहाँ पे हमने देखा था कि पुश बेस्ड में क्या होता है कि हम CDN को दे रहे हैं, CDN प्रोवाइडर को डेटा दे रहे हैं कि भाई ये अपने नेटवर्क में फैला दो, बट यहाँ पे ऐसे नहीं हो रहा है। यहाँ पे जब भी यूजर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो डेटा अगर नया आ रहा है तो उसको कैश कर ले रहा है,
और TTL के बाद उसको एक्सपायर भी कर दे रहा है। सो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि भाई जो फर्स्ट यूज़र है, मान लो अभी जैसे जस्ट अभी मेरा TTL एक्सपायर हुआ, मैंने तभी रिक्वेस्ट कर दी, तो जो मेरी रिक्वेस्ट होगी वो थोड़ी स्लो जाएगी, क्योंकि वो ओरिजिनल सर्वर से डेटा लेके आएगी, कैश करेगी एंड फिर उसके बाद रिटर्न करेगी यूज़र को। तो ये फर्स्ट यूज़र का थोड़ा मतलब लैगी होता है उसमें, और ये TTL काफ़ी ध्यान रख के मतलब किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप मान लो TTL बहुत बड़ा रख दिया, एक दिन का रख दिया, तो आपका आपने चेंज डिप्लॉय कर दिए बट एक दिन बाद रिफ्लेक्ट होंगे वो, सोचो। तो ऐसे ही ज़्यादा छोटा भी नहीं रखते, मान लो मैंने 1 मिनट रख दिया, 1 मिनट में क्या है, हर 1 मिनट बाद फिर एक रिक्वेस्ट आ रही होगी मेरे सर्वर के पास, तो लोड बढ़ जाएगा। तो इसको थोड़ा मतलब बैलेंस करके रखते हैं कि आपका वर्कलोड किस टाइप से है, यूजर्स कहाँ कहाँ है, कैसे, सारी चीज़ इन सब चीज़ों के बेसिस पे। अब इसको कहाँ यूज़ करते हैं, साइट्स विद हैवी यूज़र ट्रैफिक, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा अगर आपका ट्रैफिक है तो हम पुल बेस्ड को यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें जल्दी जल्दी रिक्वेस्ट आती है, TTL आप ठीक ठीक रख के, और एक्सपायर हो गया तो नया कंटेंट आ गया। अब मान लो आप चेंजेस भी जल्दी जल्दी पुश कर रहे हैं, हम हर 5 मिनट में डिप्लॉयमेंट हो रही है आपके, तो वहाँ पे भी फिर इसका काम आता है, क्योंकि आप TTL कम रख सकते हैं एंड वहाँ पे वो स्टेल हो जाएगा, आपके सर्वर से रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स लेके जाएगा एंड ब्राउज़र को दे देगा। सो इस टाइप से आप खेल सकते हैं TTL के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड कोई फ्रेंड अगर आपका सिस्टम डिज़ाइन की तैयारी कर रहा है तो उसको ये प्लेलिस्ट ज़रूर रिकमेंड करें। थैंक यू।